मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि ये आयत जो कुरान में है, ऐ नबी बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ यही अल्लाह ताला ने तौरात में भी फरमाया था, ऐ नबी बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और बशारत देने वाला और अनपढ़ों अरबों की हिफाजत करने वाला बनाकर भेजा है। आप मेरे बंदे हैं और मेरे रसूल हैं। मैंने आपका नाम मुतवक्कल रखा। आप न बदखू हैं और न सख्त दिल और न बाजारों में शोर करने वाले और न वो बुराई का बदला बुराई से देंगे, बल्कि मुआफ़ी और दरगुजर से काम लेंगे। और अल्लाह उनकी रूह उस वक्त तक कब्ज़ नहीं करेगा जब तक कि वो कज कौम अरबी को सीधा न कर लें, यानी जब तक वो उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार न करा लें। बस इस कलमा तौहीद के ज़रिए वो अंधी आँखों को और बहरे कानों को और पर्दा पड़े हुए दिलों को खोल देंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 4838। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एड़पल्ली मंडल के गर्ल्स गवर्नमेंट अकामती कॉलेज में तालिबात का एहतजाज, खातून टीचर के खिलाफ शिकायत जिस पर फौरी रुखसती। बालकुंडा कांग्रेस इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने जीएसटी केस और अदालती फैसले पर मीडिया से की बात, सियासी साजिशों का इल्जाम। बोधन में कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ माह के तहत पुलिस की जानिब से ट्रैफिक आगाही रैली, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल पर जोर। बांसवाड़ा में 2 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बीटी रोड की तामीर का आगाज, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बोधन पुलिस ट्रांसपोर्ट और एक्साइज महकमे की जानिब से शौर बेदारी मुहिम, मोटरसाइकिल रैली। ओहदेदारों ने बताया कि खवारीन की खिलाफ वर्जी जानलेवा है। दौर हाजिर में ट्रैफिक के मसाइल में बेतहाशा इजाफा हुआ है और हादसात में भी इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह आवाम की जानिब से ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करना है, जिसमें बेहंगम ड्राइविंग, कम उम्र बच्चों का ड्राइविंग करना, हेलमेट का इस्तेमाल न करना और ड्राइविंग के दौरान सेल फोन का इस्तेमाल करना खौफनाक हादसात का सबब बन रहा है। लिहाजा आवाम में शऊर बेदारी लाजमी है। लिहाजा बोधन पुलिस, महकमा ट्रांसपोर्ट और दीगर महकमाजात ने मुश्तरका तौर पर शऊर बेदारी मुहिम शुरू की। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ महकमाजात के ताउन से आचनपल्ली से अम्बेडकर चौराहे तक एक शऊर बेदारी मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और फिर आवाम से ट्रैफिक कानून पर अमल करने की ख्वाहिश की गई। इस प्रोग्राम में बोधन एसीपी श्रीनिवास, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव, टाउन सीआई वेंकटरमणा, रूरल एसआई मचंदर के अलावा 61 ओहदेदार शरीक थे। एसीपी और एमबीआई ने बताया कि लापरवाही और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से तेलंगाना में रोजाना 20 से ज्यादा अफराद की मौत होती है और कई जख्मी होते हैं, जबकि मुल्क भर में हर 4 मिनट में एक शख्स हादसे का शिकार होकर हलाक हो जाता है। लिहाजा जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक कानून पर अमल आवरी लाजमी है। हर शख्स ये सोचे कि उसके घर में उसके वालिदैन, उसके भाई बहन, उसके बीवी बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। इसकी गलती और हादसाती मौत इनको परेशान कर सकती है और बेयारो मददगार कर सकती है। लिहाजा अपनों के लिए और अपनों की खुशियों के लिए एहतियात बरतें और ट्रैफिक कानून पर सख्ती के साथ अमल आवरी करते हुए ड्राइविंग करें। ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్, హెల్మెట్ వాడాలి, ప్రమాదాలను నివారించాలని ఉద్దేశంతో ప్రమాదాలను తగ్గించాలి. హెల్మెట్ వాడటం వల్ల ప్రమాదాలు తగ్గుతాయి, మరణాలు తక్కువైపోతాయి. సో చిన్న చిన్న ప్రమాదాలు జరిగినా కూడా ప్రాణాలు మిగిలిపోతాయి, కాపాడబడతాయి. కాబట్టి మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా హెల్మెట్ వాడాలి అని నినాదంతో మనం ముందుకు పోతున్నాము. ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి కుటుంబంలో కూడా కుటుంబంలో ఫ్యామిలీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే రోజు రోజుకు ప్రమాదాలు మరి ఎక్కువగా పెరుగుతున్నాయి. మన దేశంలో చూసుకున్నట్టయితే 4 నిమిషాలకు ఒక ప్రాణం పోతుంది. 4 నిమిషాలకు మనం ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది మనం వచ్చి. ఈరోజు ఒక 7-8 మెంబర్స్
రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయి ఉంటారు ఎక్కడో కాడ. కాబట్టి మరి దానికి 4 రెట్లు మరి గాయపడి మరి హాస్పిటల్లో మరి వికలాంగులుగా మరి వారు ఆ కుటుంబానికి భారంగా బతుకు వెళ్లదీస్తున్నారు. మన దేశంలో చూసుకున్నట్టయితే రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల 1,70,000 మంది ప్రతి సంవత్సరం చనిపోతున్నారు. మన రాష్ట్రంలో 8,000 మంది చనిపోతున్నారు ప్రతి సంవత్సరం. అంటే మన రాష్ట్రంలో చూసుకున్నట్టయితే రోజుకు 20 మంది రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల చనిపోతున్నారు. एडपली मंडल के गर्ल्स गवर्नमेंट अहामती कॉलेज की तालिबात का एहतजाज, खातून टीचर के खिलाफ शिकायत, टीचर को फौरी तौर पर रुखसत पर भेज दिया गया और तालिबात को हमवार किया गया। एडपल्ली मंडल बोधन में वाक़ तेलंगाना रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज की तालिबात ने रजनी नामी टीचर के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तालिबात के इल्ज़ामात बहुत ही संगीन हैं। उन्होंने बताया कि ये टीचर इनके साथ बहुत ही नाज़िबा सलूक करती हैं और इंतहाई फहश अंदाज में बद कलामी करती है। तालिबात ने आज 12वीं के आलम में कॉलेज के अहाते से बाहर निकलकर सड़क पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने का फैसला किया था, लेकिन इस कॉलेज का गेट खोलकर इनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लिहाजा तालिबात ने कॉलेज के अहाते में ही धरना मुनज़्ज़म किया और टीचर के खिलाफ नारे मारते हुए इसकी फौरी मुअत्तली या फिर तबादले का मुतालबा किया। इस अकामती कॉलेज के प्रिंसिपल गुज़िश्ता 2 दिन से रुखसत पर थे, लेकिन तालिबात के एहतजाज की इत्तला मिलते ही वो फौरी कॉलेज पहुंचे और तालिबात से बात की और फिर तालिबात की शिकायत आला तालीमी हुक्काम तक पहुंचाई, जिस पर तालीमी हुक्काम ने इस टीचर को रुखसत देकर रवाना कर देने का हुक्म दिया और टीचर को आला हुक्काम से रब्त पैदा करने की हिदायत दी, जिसके बाद टीचर कॉलेज से रवाना हो गई। जिसके बाद तालिबात ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया और बताया कि हमको किसी से भी कोई शिकायत नहीं सिवाय रजनी टीचर के। तमाम असातिज़ा और अमला और प्रिंसिपल इनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन सिर्फ ये रजनी टीचर ही थी जो इंतहाई बदअखलाकी व बदमिजाजी का मुजाहरा करती थी। చేసి బోధన ఎడపల్లి స్టూడెంట్స్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ వల్ల మేము ఒక ఫీమేల్ స్టాఫ్ ఒక టీచర్ వల్ల మేము చాలా సఫర్ అవుతున్నాము. మాకు ఇంగ్లీష్ డీలింగ్కి వస్తారు మిసెస్ పి రజని, పీజీటీ ఇంగ్లీష్. తన వల్ల మేము చాలా సఫర్ అవుతున్నాం. చిన్నదానికి పెద్దదానికి పనిష్మెంట్స్ ఇవ్వడము. నిన్న జస్ట్ మా ఫుడ్ మాకు అని అడిగిన దానికి క్వశ్చన్ చేస్తే మమ్మల్ని తిట్టిరు, వర్డ్స్ కొన్ని యూజ్ చేసారు, బ్యాడ్గా యూజ్ చేశారు మా ముందు. చిల్లరగాళ్ళు బలుస్తున్నారు, బిచ్చపోళ్ళు, మస్తికొచ్చిర్రా మీరంతా, పనికి మళ్ళ బ్యాచ్, పనికి మళ్ళ మంద, పంది జాతి, ఉమ్ముస్తే కూడా ఉమ్మ అనేది కూడా ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అవుతుంది మిమ్మల్ని చూసి అని ఇట్లా కొన్ని వర్డ్స్ అనేవి యూజ్ చేసింది సార్. ఒక జెంట్స్ స్టాఫ్ ముందు సార్ మాకు డీలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మేడం చెప్పే పద్ధతి మేము వింటాం సార్. పనిష్మెంట్ ఇచ్చినా మేము తీసుకుంటాం, కాకపోతే ఇచ్చే పనిష్మెంట్ పెద్దగా ఇస్తారు, చిన్నదానికి కాందానికి ఇస్తారు. మేము చెప్పే మా వర్షన్ కూడా మేడం అసలు వినరు, మమ్మల్ని అర్థం కూడా చేసుకోరు. మాకు పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి మేము ఏదైనా ఫ్రెష్ అప్ అవ్వడానికి వెళ్ళినా కూడా అసలు కేర్ కూడా చేయరు. రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు. ఒక అమ్మాయిని అట్లా సస్పెండ్ చేసి 5 days వరకు పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ తను ఫ్రెష్ అప్ అయితే అప్పుడు చేసిరు, అట్లా సస్పెండ్ చేసారు. మేము ఏం చెప్పుకోలేక ఈ రోజు మేము బయటకు రావడానికి కారణం అంటే సార్ ప్రిన్సిపల్ సార్ లేరు, లీవ్లో ఉండే. కాబట్టి ఇన్స్టిట్యూట్ వల్ల మాకు ప్రాబ్లం లేదు, ప్రిన్సిపల్ వల్ల ప్రాబ్లం లేదు, టీచర్ వల్ల ప్రాబ్లం లేదు, అటెండర్స్ కూడా మా వల్ల ప్రాబ్లం లేదు సార్. కానీ కాకపోతే ఒక్క ఫీమేల్ స్టాఫ్ వల్ల మేము వల్ల చాలా సఫర్ అవుతున్నాం సార్. శంకర్, ప్రిన్సిపల్ టీజీఆర్ఎస్ అండ్ జేసీ గర్ల్స్ బోధన ఎడపల్లి. అనారోగ్య సమస్యల వల్ల నేను గత 2 రోజుల నుంచి లీవ్లో ఉండేటి. ఈరోజు ఉదయం సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులు పి రజని పీజీటీ ఇంగ్లీష్ మేడం బెదిరించింది, దుర్భాషలు ఆడింది అనేటువంటి విషయం మీద పిల్లలు గ్రౌండ్ దాటి బయటకు వెళ్ళడం జరిగింది. ఫోన్ మీద ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు నాకు తెలియజేయడం వల్ల హుటాహుటిన నేను హాస్పిటల్ నుంచి రావడం జరిగింది. విద్యార్థులతో మాట్లాడి మరియు మేడంతో విషయం మాట్లాడి కనుక్కొని ఉన్నతాధికారులు మా గౌరవ కార్యదర్శి గారికి తెలియజేయడం జరిగింది. వారు రేపు వచ్చి విచారణ చేసి వెళ్తామని చెప్పారు. అంతవరకు సదరు ఉపాధ్యాయుని సెలవు మీద వెళ్ళవలసిందిగా చెప్పాడు. మేడంని పంపించేశారు. విద్యార్థులని కన్విన్స్ చేసి వారి యొక్క విషయాన్ని తెలుసుకోవడం జరిగింది. వారు యథావిధిగా తరగతి గదిలో కూర్చున్నారు. शहर के डिवीजन 46 फुलांग में D4AA की निगरानी में बर्क़ी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शहर के मोहल्ला फुलांग डिवीजन 46 में आज तेलंगाना हुकूमत की जानिब से D4AA की निगरानी में एक शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया।
जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर एई ने आवाम को बरक़ी से तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अहम मालूमात फराहम की। उन्होंने बताया कि जहां कहीं भी बिजली के पोल खतरनाक हद तक करीब हों, वहां से उन्हें मुनासिब फासले पर मुंतकिल करवाने के इक़दाम करें। इसके अलावा पानी लगे गीले हाथों से कभी भी स्विच बोर्ड को या पानी के मोटर को ख़त्ई ऑन न करें, बल्कि पहले हाथ अच्छी तरह खुश्क करें, फिर इलेक्ट्रिक अशिया को छुएं। एई ने खासतौर पर संक्रांति के मौके पर बच्चों की हिफाजत पर जोर देते हुए कहा कि वालिदैन खुद बच्चों की पतंगबाजी पर नजर रखें, क्योंकि पतंग का मांझा बिजली की तारों में अटकने से शॉर्ट सर्किट के खदशात भी होते हैं और साथ ही जानलेवा हादसात का खतरा दरपेश रहता है। इस मौके पर नदीम अहमद समाजी कारकुन ने मोहल्ला फुलांग की आवाम से अपील की कि अगर किसी को बिजली के पोल लगवाने या मुंतकिल करवाने की ज़रूरत हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के D4 के एई से रुजू करें। नदीम अहमद ने मजीद कहा कि अगर फुलांग में कहीं भी बिजली की खराबी या खतरे की सूरत हाल दरपेश हो तो उनसे राब्ता करके इस मसले को हल करवा सकते हैं। प्रोग्राम के अख्ताम पर नदीम अहमद ने वालिदैन से खुसूसी अपील की कि वो पतंग उड़ाते वक्त अपने बच्चों पर कड़ी कड़ी नजर रखे ताकि किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचा जा सके। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अय्यूब अहमद, मोहम्मद मीरा, मजहर कुरैशी, शेख नईम, मोहम्मद मुदस्सिर, सैयद नईम और इलेक्ट्रिक सिटी डिपार्टमेंट के अफसरान मौजूद थे। अब ये प्रोग्राम लगाने का मकसद यही था कि महल फुलान के अंदर जहाँ भी करंट के पोल है, तो करंट के पोल में अगर जगह कम है या ज़्यादा होने से अगर पोल जो उसके ऊपर वायर है, वायरां जो अगर ऐसा एक बारिश के मौके पे या हवा आने से एक वायरां दो मिल गए, अगर अर्थ और मेन वायर मिल गया तो करंट उड़ जाता, यानी करंट चलेगा तो फ्रिज टीवी ये सब उड़ जाता। तो उसके ये नहीं होना ऐसा बोल के ये प्रोग्राम लगाने का मकसद वही है कि डिस्टेंस रहना ज़रा, तो अगर दूर दूर रहा तो उसमें एक बीच में पोल डाले तो क्या है वायरां टाइट रहते, वायरां हलते नहीं और करंट जाता नहीं और कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे अभी जो पतंग उड़ा रहे, संक्रांति आने वाली है, वायर पकड़ के ऐसा पतंग अटक गई तो खींचते, वायरा मिल जाते, शार्ट हो जाता, तो डिपार्टमेंट को क्या होता है बोलते अरे काम नहीं कर रहे बल्कि बदनाम करते। तो डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम लगाने का मकसद ये है कि आवाम को तकलीफ नहीं होना और कुछ भी हादसा नहीं होना, ऐसे काम करने के लिए डिपार्टमेंट रेडी है, चाहे फुलांग में हो दो चाहे और एरिया में कहीं भी हो दो। तो हमारे यही साहब ये बोल रहे कि आप लोग महल्ले की आवाम अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा तो आप किसी से भी मिल के महल्ले के अंदर काम करा सकते और काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रेडी है। और कभी भी आधी रात को हम भी अगर फ़ोन करें तो साहब किसी को भी कोई भी ऑफिसर को भिजा के यहाँ काम कराते। बालकुंडा असेंबली हलके से कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार ने जीएसटी जांच, अपनी गिरफ्तारी, अदालती फैसले और सियासी इल्जामात से मुताल्लिक एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। बालकुंडा असेंबली हलके के मोरतार मंडल हेडक्वार्टर में कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो कर्म के फल और धर्म पर यकीन रखते हैं। चूँकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज केस को खारिज कर दिया। उन्होंने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान जीएसटी जांच के मामले में बालकुंडा हलके के अवाम और कांग्रेस पार्टी कारकुनान की जानिब से मिलने वाली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ मुत्याला सुनील कुमार को जीएसटी चोरी के एक मामले में हिरासत में लिया गया था। बाद-अज़ां अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए केस को खारिज कर दिया। मुत्याला सुनील कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया कि चंद जीएसटी अफसरान की गैर ज़रूरी उजलत के बाइस उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑरेंज ट्रैवल्स के खिलाफ जांच शुरू की गई। उन्होंने वजाहत की कि तेलंगाना में बसों पर 12% और दीगर रियासतों में 5% जीएसटी कानून के मुताबिक अदा किया जा रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती पूरे लेन देन पर 12% जीएसटी आयद करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 28 करोड़ रुपये इजाफी टैक्स का मुतालबा सामने आया। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, ताहम अदालत ने इसे एक फर्द को जानबूझकर हरासा करने का मामला करार देते हुए गिरफ्तारी से रोक दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऑरेंज ट्रैवल्स हमेशा ईमानदारी से सरकारी वाजिबात अदा करती रही है और ये कार्रवाई महज ज़ाती तौर पर दबाव डालने के लिए की गई। सुनील कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ टीवी चैनल्स और अखबारात ने इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की।
लेकिन अदालती फैसले के बाद वो चैनल्स मंजर से गायब हो गए। उन्होंने दावा किया कि साबिक वजीर प्रशांत रेड्डी ने अपने पुराने रुआबित इस्तेमाल करते हुए मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए गलत मुहिम चलाई, जिसका जवाब अदालत के फैसले ने उन्हें दे दिया। रेत की पॉलिसी पर बात करते हुए सुनील कुमार ने कहा कि हल्के में कम कीमत पर रेत फराहम किए जाने से कुछ अफराद को तकलीफ हो रही है, जबकि साबिका दौरे हुकूमत में 6,000 रुपये से कम कीमत पर रेत कभी दस्तियाब नहीं थी। उन्होंने साबिक वजीर पर गैर कानूनी रेत कानूनी सरकारी वाजिबात की अदम अदायगी और किसानों के साथ नाइंसाफ़ी के इल्ज़ामात आयद करते हुए खुले मुबाहिसे का चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में मुबाहिसे के लिए सामने नहीं आए तो अवाम खुद फैसला करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी इंतखामी सियासत नहीं की और आइंदा भी अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के मुकामी कायदीन, कारकुनान और अवामी नुमाइंदे बड़ी तादाद में मौजूद थे। నేను నాకు ఇబ్బంది లేదు. నేను ఈ రోజు చెప్తున్నా బట్టాపూర్ క్వారీలో నువ్వు ఏమి చేస్తావు. బట్టాపూర్ క్వారీలో 10,000 క్యూబిక్ మీటర్లకు పర్మిషన్ తీసుకొని 5 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్లు తోడింది. దానివల్ల గవర్నమెంట్కి ఎంత నష్టం చేసిండో, ఒకవేళ పెనాల్టీ ఎంత, ఆయన ఒకవేళ ప్రభుత్వం పెనాల్టీ విధించాలనుకుంటే ఎంత వస్తుందో మీకు వివరణిస్తాం. గవర్నమెంట్కు ఒక్క క్యూబిక్ మీటర్కు 75 రూపాయలు రాయల్టీ కట్టాలి. ఒకవేళ రాయల్టీ కట్టని పక్షంలో ఇప్పుడు 5 లక్షలు దోపిడీ చేసింది కదా, దానికి 7.5% పెనాల్టీ వేస్తే 75 రూపాయలకు ఒక్కొక్క దానికి దాదాపు 500 రూపాయలు చిల్లర అవుతుంది. 5 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్లకు ఆయనకు పెనాల్టీ వేయాలంటే 22 కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది. అది రాయల్టీ, పెనాల్టీ, కంపెన్సేషన్ ఉంటుంది. కంపెన్సేషన్ అంటే ఆ బండలని తీసిండు కదా, కంపెన్సేషన్ కూడా గవర్నమెంట్కు క్యూబిక్ మీటర్కు 800 రూపాయలు కట్టాలి బండకు. ఆయన 5 లక్షలు 5 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్లు తోడిందంటే దానికి 40 కోట్లు అవుతుంది. అక్కడేమో 22 కోట్ల రాయల్టీ ప్లస్ పెనాల్టీ, ఇక్కడ 42, 62 కోట్లు నువ్వు ప్రభుత్వానికి బాకీ ఉండవు. ఎన్ని కోట్లు? 62 కోట్లు ప్రభుత్వానికి బాకీ ఉండవు. మరి అదే కాకుండా ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజెస్ కూడా కోర్టు ప్రశ్నించింది. ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజెస్ అని, ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజెస్ కింద 100 కోట్లు కట్టాల్సి ఉండే అవసరం ఉంది. అంటే నువ్వు 162 కోట్లు ప్రభుత్వానికి మోసం చేసినావు. ప్రభుత్వం మాదింది, మేము కక్ష తీసుకోవచ్చు కానీ కక్ష వద్దు, 1/2 అయితే 2/3 అవుతాయి, ఇవన్నీ వద్దు, ఎవరిని పాడి చేయొద్దు అనే ఒక సహనంతో ఓపికతో మేము ఇస్తుంటే, ఎక్కడో జరిగిన చిన్నదాన్ని పట్టుకొని నువ్వు ఇంత పెద్ద రాద్ధాంతం చేయడం ఎంతవరకు కరెక్టో నువ్వు దొంగ ఆలోచించుకోవాలి. నువ్వు ఏ తప్పు చేయాలనుకుంటే బట్టాపూర్ నువ్వు చేసిన దోపిడీ మీద నువ్వు తప్పు చేయాలనుకుంటే నువ్వు చర్చకు పెట్టు, ఏ చర్చకు ఎక్కడ రమ్మంటావు నేను వస్తాను. खवातीन का तहफ़्फ़ुज़, बच्चों की निगहदाश्त और साइबर जराइम के खिलाफ अवाम में शौर बेदार करने के मकसद से 6 हफ्तों पर मुश्तमिल फ्रॉड का फुल स्टॉप एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। साइबर जराइम के खिलाफ अवाम में बेदारी पैदा करने के मकसद से 6 हफ्तों पर मुश्तमिल फ्रॉड का फुल स्टॉप साइबर क्राइम आगाही मुहिम के तहत 6ठे हफ्ते के उन्वान खवातीन का तहफ़्फ़ुज़, बच्चों की निगहदाश्त पर एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम काकतिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस निजामाबाद में मुनक्किद हुआ। इस साइबर क्राइम आगाही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सायश्री सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस TGCSB हैदराबाद ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीबन 350 तलबा व तालिबात ने शिरकत करते हुए साइबर जराइम की रोकथाम का अहद व पैमा किया। प्रोग्राम के दौरान तलबा को मौजूदा दौर में सामने आ रहे साइबर जराइम के ताज़ा रुझानात, 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन की अहमियत और गोल्डन आवर में शिकायत दर्ज कराने के फ़वाइद के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। खुसूसी तौर पर ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर जराइम पर रोशनी डाली गई। तलबा को डेटिंग ऐप फ्रॉड, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, मेट्रोमोनियल फ्रॉड और CSEAM से मुतालिक जराइम के बारे में आगाह किया गया। प्रोग्राम में बसवा रेड्डी ADCP निजामाबाद, वेंकटेश्वर राव DSP, राजा वेंकट रेड्डी ACP निजामाबाद टाउन के अलावा CCPS के SI व अमला और माकलूर पुलिस स्टेशन के SHO व अमला ने भी शिरकत की।
आगाही प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तलबा ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर एक मुख्तसर स्ट्रीट प्ले नाटक पेश किया, जिसके जरिए ये वाज़ेह किया गया है कि ऐसे फ्रॉड किस तरह अंजाम दिए जाते हैं और उनसे किस तरह महफूज रहा जा सकता है। निजामाबाद में वाक़ दयानंद योगा केंद्र में जिला नायब ब्राह्मण संगम के इंतखाबात कामयाबी के साथ मुनक्किद हुए। इन इंतखाबात में जिले के हुदूद में वाक़ 33 देहात से ताल्लुक रखने वाले नायब ब्राह्मण समाज के अफराद ने वोटिंग में हिस्सा लिया। निजामाबाद जिला मरकज में जिला नायब ब्राह्मण संगम के इंतखाबात के दौरान संगम से वाबस्ता 101 वोटरों ने अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया। इंतखाबी नताइज के मुताबिक रंजन मंडल के ताड़बिलोली गांव से ताल्लुक रखने वाले वेलमला नरसैया को जिला सदर मुंतखब किया गया, जबकि कोटगिर से ताल्लुक रखने वाले दयानंद को जिला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इसके अलावा संगम की नई आमिला कारोबारी कमेटी का भी वोटिंग के जरिए इंतखाब अमल में आया। जिला सदर मुंतखब होने के बाद नरसैया ने कहा कि वो नायब ब्राह्मण समाज की फलाह बहबूद के लिए अपनी पूरी तवानाई के साथ काम करेंगे और समाज के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से नायब ब्राह्मण समाज को फराहम की जाने वाली स्कीमों और सहूलतों के हसूल के लिए मुतालिका आला हुकाम से तालमेल कायम करके हर मुस्तहिक को इंसाफ दिलाया जाएगा। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद नौ मुंतखब ओहदेदारों को तकरीरी असनादात सर्टिफिकेट्स दिए गए, जिसके बाद समाज के अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए जश्न मनाया। జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నాయ బ్రాహ్మణ సోదరులందరూ ఏకమై ఇట్టి సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి షాపోష్ పిలిచి వివిధ మండలాల నుంచి వచ్చినటువంటి అధ్యక్షుల కార్యదర్శులు మరి మా బాంధవులైనటువంటి కుల బాంధవులైనటువంటి నాయ సోదరులందరూ సర్పంచులుగా వార్డు మెంబర్లుగా ఉప సర్పంచులు ఎన్నికైనటువంటి వారందరికీ కూడా ఒక సత్కారం ఆత్మీయ సమ్మేళనం పెట్టి వాళ్ళని సన్మానించడం జరిగింది। అందులో భాగంగానే ఆ సన్మాన కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత మరి వచ్చినటువంటి మండలాలందరినీ కూర్చోబెట్టి వారి యొక్క అభిప్రాయ సేకరణ చేసి మరి జిల్లాలో ఒక నాయకత్వాన్ని బలపరచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మనకు, కాబట్టి మరి అట్టి నాయకత్వానికి రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎన్నికలు జరిపి ఆ ఎన్నికలలో మరి పోటీ చేసి మరి అందరం కూడా ఈ 26 మండలాలు ఓట్లేసి మరి నన్ను ఇటు అధ్యక్షునిగా మరి అటు మన కార్యదర్శిగా దయానందిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది। కాబట్టి ఈ ఎన్నుకున్నందుకు మా నాయ బ్రాహ్మణ సోదరులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ बांसवाड़ा असेंबली हलके के तहत आने वाले बांसवाड़ा, वर्नी और चंदूर मंडल के 3 यूथ कांग्रेस सुदूर को आरसी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए। रियासत तेलंगाना के यूथ कांग्रेस के प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी और कामारेड्डी जिला इंचार्ज विनोदन रेड्डी ने बांसवाड़ा असेंबली हलके के तहत आने वाले बांसवाड़ा, वर्नी और चंदूर मंडल के यूथ कांग्रेस सुदूर को आरजी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। जारी करदा अहकामात के मुताबिक ये कार्रवाई मुतालिका मंडल सुदूर की कारकर्दगी और IYC ऐप में दर्ज सरगर्मियों के आदाद और शुमार को मद्देनजर रखते हुए अमल में लाई गई है। यूथ कांग्रेस क़यादत ने वाज़ेह किया है कि आइंदा दिनों में इन कायदीन की कारकर्दगी की बुनियाद पर ही मुअत्तली की मुद्दत का हतमी फैसला किया जाएगा। बांसवाड़ा हल्के के अम्बेडकर चौराहे पर 2 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से नए बीटी रोड के तामीराती कामों का MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सिकी बुनियाद रखा। बांसवाड़ा के अम्बेडकर चौराहे पर 2 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से नए बीटी रोड की तामीराती कामों का आज आगाज अमल में आया। इस मौके पर बांसवाड़ा असेंबली हल्के के रुकनी असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती आगरों के चेयरमैन कासुला बालराज के हमरा तामीराती कामों के लिए संगे बुनियाद रखी। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा टाउन के मुकामी कायदीन, साबिक अवामी नुमाइंदे और मुतालिका महकमा जात के ओहदेदारों ने शिरकत की। मुखर्रिरीन ने इस मौके पर कहा कि नए बीटी रोड की तामीर से शहर में आम दरफ्त में सहूलत पैदा होगी और आवाम को बेहतर बुनियादी सहूलियात मैसर आएगी। साल 2026 के बल्दियाती दूसरे आम इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबी इंतजामात का जायजा लेने के लिए इंतखाबी ऑफिसर अंकित ने भीमगल का दौरा करते हुए एक इजलास मुनक्किद किया। बल्दियाती दूसरे आम इंतखाबात 2026 के सिलसिले में आज मुअज़्ज़ज़ एडिशनल कलेक्टर मुकामी दराजात व खुसूसी इंतखाबी ऑफिसर अंकित IAS ने बल्दिया दफ्तर में मुतालिका अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के बाद उन्होंने शहर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का मुआयना किया और इंतखाबी अमल को शफाफ, पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम देने के लिए अफसरान को ज़रूरी हिदायत जारी की। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर गोपू गंगाधर, तहसीलदार शबीर, SI तिरुपति, इलेक्शन ड्यूटी ऑफिसर अश्विनी बाबू, मैनेजर नरेंद्र के अलावा बल्दियाती महकमे के दीगर अफसरान मौजूद थे।
एडिशनल कलेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी कि वोटिंग के दिन तमाम बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल यकीनी बनाया जाए। भैंसे के सरकारी दवाखाने में 6 लाख रुपए की लागत से बेबी फीडिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में रुकने असम्बली पी रामाराव पटेल ने शिरकत की और डॉक्टर्स को मुख्तलिफ हिदायत दी। भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में आज 6 लाख रुपए की लागत से कायम किए गए बेबी फीडिंग सेंटर का इफ्तिताह रुकने असम्बली मुधोल पी रामाराव पटेल के हाथों अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकने असम्बली ने कहा कि हुकूमत आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए मुसलसल फंड्स जारी कर रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि बाज़ अफसरान और तिब्बी अमला इन सहूलतों का मौसर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। रुकने असम्बली ने भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में जदीद तिब्बी आलात मौजूद होने के बावजूद उन्हें इस्तेमाल में न लाने पर हॉस्पिटल इंतज़ामिया और डॉक्टरों के काम करने के अंदाज पर सख्त नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने हिदायत दी कि बेबी फॉर्मर मशीनें, ICU सहूलतें और दीगर अहम तिब्बी आलात को फौरी तौर पर इस्तेमाल में लाया जाए ताकि गरीब और मुस्तहक़ मरीजों को प्राइवेट दवाखानों का रुख न करना पड़े। इफ्तिताह के बाद रुकने असम्बली ने SNCU खुसूसी नौज़ायदा निगहदाश्त मरकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह हैदराबाद का निम्स हॉस्पिटल एक कामयाब सरकारी इदारा है, उसी तर्ज पर भैंसा एरिया हॉस्पिटल को भी बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि सरकारी हॉस्पिटल से मरीजों को एजेंटों के जरिए प्राइवेट दवाखानों में मुंतकिल करना किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है और डॉक्टरों को अवामी खिदमत को अवलिन तरजीह देनी चाहिए। इस मौके पर सब कलेक्टर अजमेरा सुंकेत कुमार IAS ने रुकने असम्बली को यकीन दहानी कराई कि जल्द ही डॉक्टरों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा और हॉस्पिटल की खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में DCHS एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर विचानंद, सीनियर डॉक्टर दामोदर रेड्डी, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन B गंगाधर, भैंसा मंडल BJP सदर देगाम सरपंच सुषमा रेड्डी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। గత ప్రభుత్వం కన్నా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్స్ కానీ అదేవిధంగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డాక్టర్, పీడియాట్రిక్ అనుకోండి, సర్జన్ అనుకోండి, మెడిసిన్ అనుకోండి, ఆర్థోపెడిక్ అనుకోండి, అన్ని విధాలుగా సౌకర్యాలు గత 2 సంవత్సరాల నుంచి మా బడుగు బలైన వర్గాలకు మేము ఇక్కడ భైంసా ఏరియా హాస్పిటల్లో మంచి వైద్యము సదుపాయాలు అందిస్తున్నాం. అదేవిధంగా మొన్ననే ఏదైతే అసెంబ్లీ జరిగింది, ఆ అసెంబ్లీలో నేను కూడా క్వశ్చన్ రైజ్ చేసి బేబీ కేర్ సెంటరు, అదేవిధంగా వెంటిలేటర్ మా దగ్గర ఉండి కూడా అది యూజ్ దాకా ఇన్స్టాలేషన్ చేయకుండా పెండింగ్ ఉంది. हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना जागृति की सदर के कविता के खिलाफ सोशल एक्टिविटीज 3 मार्च मौलाना की जानिब से किए जा रहे मुबैना इल्जामात और बयानात पर तेलंगाना जागृति के कायदीन ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। तेलंगाना जागृति के रियासती तर्जुमान श्रीकांत गौड़ ने जागृति कायदीन आनंद और माधवी की हमरा मीडिया से बात करते हुए कहा कि 3 मार्च मौलाना BRS क़यादत के इशारों पर के कविता के खिलाफ झूठी और गुमराह कुन मुहिम चला रहे हैं, जिससे किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रीकांत गौड़ ने कहा कि कविता के बारे में कांग्रेस काबीना में शमूलियत से मुताल्लिक़ मौलाना के बयानात बेबुनियाद और मनगढ़ा थे। उन्होंने वजाहत की कि 8 जून को जब कांग्रेस के 3 वज़रा ने हल्फ लिया, उस वक्त कविता BRS में ही थी। इस हकीकत को नज़रअंदाज करके गलत बयानी की जा रही है। उन्होंने 3 मार्च मौलाना पर ब्लैकमेल, सियासत, ज़ाती इल्ज़ामात और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए गैर ज़िम्मेदाराना बयाना देने का इल्ज़ाम लगाया। श्रीकांत गौड़ ने मुतालबा किया कि मौलाना अपनी दौलत, सियासी वाबस्तगी और माली वसाइल से मुताल्लिक़ अवाम के सामने वजाहत पेश करे। साथ ही साई ईश्वर आचार्य की खुदकुशी के मामले में गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत फौरी तहक़ीक़ात कराए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कविता के खिलाफ गैर शाइस्ता और इश्तियाल अंगेज़ बयानात जारी रहे तो तेलंगाना जागृति सख्त एहतजाज पर मजबूर होगी। इसके बाद जागृति लीडर आनंद ने कहा कि
कविता पर जाती हमले सियासी अखलाकियात के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ख़वातीन कायदीन के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की गई तो इसके संगीन नताइज होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी के इशारों पर बोलने के बजाय मौलाना को अवामी मसाइल पर बात करनी चाहिए। इसके बाद जागृति की खातून कायद माधवी ने कहा कि कविता BC तबकात के लिए खुलूस के साथ जद्दोजहद कर रही है और उनके खिलाफ बेबुनियाद मुहिम काबिल मसम्मत है। उन्होंने सवाल उठाया कि मौलाना की सियासी शनाख्त क्या है और वो किस एजेंडे पर काम कर रही हैं। माधवी ने कहा कि अगर इल्ज़ामात का सिलसिला बंद ना हुआ तो तेलंगाना जागृति सख्त अवामी रद्दअमल का रास्ता इख्तियार करेगी। तेलंगाना जागृति कायदीन ने वाज़ेह किया कि कविता के खिलाफ गलत और तौहीन आमेज बयानात वापस ना लिए गए तो रियासत भर में शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। ఏదైతే తీన్మార్ మల్లన్న ఇలా కవితక్క మీద అవాక్కులు చెవాకులు పెళ్తుండో, బిడ్డ జాగ్రత్త తీన్మార్ తిక్కర మల్లిగా, ఇంతకుముందే నీ మీద దాడి చేసినాం బిడ్డ, భౌతికంగా దాడి చేసినాం, త్రుడిలో తప్పించుకొని నువ్వు ప్రాణం కాపాడుకున్నావు. ఇక నుంచి కవితక్క మీద ఇలాంటి అవాక్కులు చెవాకులు పెళ్ళినా బిడ్డ తస్మ జాగ్రత్త. ఇలా అగ్గిపెట్టి హరీష్ రావు అనేటువంటి మాటలు నువ్వు విని బిడ్డ వాని ఎంగిలి మెతుకల కమ్ముడు పోయి ఇలా కవితక్క మీద మాట్లాడేటువంటి మాటలు తక్షణమే వెనుకకు తీసుకపోతే బిడ్డ నిన్ను తరిమి కొడతాము. ఒక పార్టీ TRP అని పార్టీ పెట్టుకొని బతుకుతున్నటువంటి నువ్వు బతుకమ్మ అప్పుడు తల్లి బతుకమ్మ అని ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేసి తల్లి నువ్వు తెలంగాణ బతుకమ్మ అని మాట్లాడినటువంటి నువ్వు బిడ్డ ఒక తెలంగాణ ఆడబిడ్డను పట్టుకొని మాట్లాడినటువంటి మాటలు నీకు బుద్ధుందా? పూటకో ఇల్లు ఎక్కడ అడక తినబెట్టిన కొడుక, బాబా చాయ్ దే పైసా దేదో 1 రూపాయి దో 1 రూపాయి దాలో అని చెప్పి స్కానర్ పెట్టుకొని బతికినటువంటి బతుకు ఇలా లక్షల కోట్లు వేల కోట్లు నీకు ఎక్కడొచ్చినాయి బిడ్డ? ఎమ్మెల్సీగా కొనసాగుతున్నటువంటి తీన్మార్ మల్లన్న కవితక్క గురించి విష ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టడం జరిగింది. ఇలా బీఆర్ఎస్ సంబంధించినటువంటి విషపు కౌగుల్లోకి వెళ్ళినటువంటి మల్లన్న, హరీష్ రావు విషపు కౌగుల్లోకి పోయినటువంటి మల్లన్న, హరీష్ రావుకు అమ్ముడు పోయి దిగజారుడు ఆరోపణలు ఈరోజు కవితక్క పైన చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని గమనించాలని చెప్పేసి యావత్ తెలంగాణ సమాజానికి ఈ సందర్భంగా నేను పిలుపునిస్తాను. ఏంది మల్లన్న చేసేటువంటి ఆరోపణ? ఏదైతే మంత్రివర్గంలో కవితక్క సంబంధించినటువంటి పేర్లు మంత్రివర్గ విస్తరణ ఆ రోజు చేసినప్పుడు, మంత్రివర్గ విస్తరణ చేసినప్పుడు 4 మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం 3 మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన 4వ నెంబర్ నీది కదా అని చెప్పేసి అంటాడు. కాంగ్రెస్లో ఉండబడేటువంటి ఆ మంత్రులు ఏ రోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిలో తలకాయలని కనుక మెదడు ఉంటే ఒకసారి ఆలోచన చెయ్యి. జూన్ 8వ తారీఖు రోజున నాడు ఉండబడేటువంటి కాంగ్రెస్ సంబంధించినటువంటి మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిళ్ళు. కవితక్కను సెప్టెంబర్ 3వ తారీఖున సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది బీఆర్ఎస్ పార్టీకి. తీన్మార్ మల్లన్న మాట్లాడినటువంటి అంశంపై జాగృతి మహిళా విభాగంగా మేము తీవ్రంగా ఖండించడం జరుగుతుంది. కవితక్క గారిపై చేసినటువంటి విమర్శలను తను ఒక స్క్రీన్ పెట్టుకొని ఆ స్క్రీన్లో చదువుతున్నటువంటి అంశాల్లో తను ఒక న్యూస్ రిపోర్టర్, ఒక జర్నలిస్టా లేదంటే ఒక బ్లాక్ మెయిలరా కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజానికానికి అనిపిస్తుంది. తను ఒక అంశాలపై విశ్లేషణ చేసి ప్రజలకు ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సినటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు ఒక విషపూరితమైనటువంటి రాజకీయ ఉద్దేశంతో ప్రజలకు విషయాన్ని చిమ్మడని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. అసలు తీన్మార్ మల్లన్న ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాను, అసలు నీది నాలుకనా తాటి మట్టనా? అసలు నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు, నీకేమైనా అర్థం అవుతుందా? నీ కనీస ఇంగిత జ్ఞానం ఏమైనా ఉన్నదా? నువ్వు తీసుకున్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటిది, నీ చదువుకున్న జర్నలిజం ఏంటిది, అసలు నువ్వు చేస్తున్నటువంటి పని ఏంటిదో నీకు కొంచెమన్నా అర్థం అవుతుందో అర్థం కావట్లేదు. అసలు ఒక రాజకీయ నాయకుడివా, ఒక జర్నలిస్టువా, లేదంటే TRS పార్టీకి సంబంధించి ఒక కోవట్టువా, లేదంటే హరీష్ రావు కోవట్టువా కూడా నువ్వు అర్థం కావట్లేదు. మరి హరీష్ రావు నీకు ఎన్ని కోట్ల జీతం ఇస్తున్నా అర్థం కావట్లేదు. నెలకు 5 కోట్లు ఇస్తున్నా 6 కోట్లు ఇస్తున్నా అర్థం కావట్లేదు. కానీ నువ్వు తీసుకునేటువంటి 5-6 కోట్లు చాలకపోతే ఇంకో 1-2 కోట్ల పెంచి తీసుకో అక్కడి నుంచి, దానికి మీ మనం. కానీ కవితక్క గురించి మాట్లాడేటువంటి స్థాయి అర్హత నీకు ఏ కోశాన లేదు. तेलंगाना जागृति आजाद और खुद मुख्तार सियासी ताकत के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आइंदा असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने की तौसीक, ये कविता का बयान। तेलंगाना की सकाफती तरक्की, तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा और समाज के तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए तेलंगाना जागृति ज़ाहिर अज़ 2 दहाइयों से मसरूफ़ अमल है। अब तेलंगाना जागृति ने रियासत के लिए एक जामा तरक्याती रोड मैप की तैयारी के खुसूस में इक़दामात का आगाज़ कर दिया है, जिसमें कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात की बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। जागृति जन्म बांटा आवाम तक रसाई प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने रियासत भर में मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात, तंजीमों के नुमाइंदों और आवाम से बातचीत की। मुख्तलिफ तबक़ात और तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने तेलंगाना की एक आज़ाद सियासी शनाख्त और पहचान की ज़रूरत पर जोर दिया और इन आरा पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कविता ने ऐलान किया कि
अवाम की उमंगों की अक्कासी के खुसूस में जल्द ही एक सियासी लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि तेलंगाना जागृति आइंदा असम्बली इंतखाबात में एक आज़ाद सियासी क़ुव्वत के तौर पर मुकाबला करेगी। तेलंगाना जागृति की तौसी आमिला कमेटी का इजलास 6 जनवरी को मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी के लिए जमहूरी और जामा नुक़्ते नज़र का अज़्म किया गया। मुआशरे के तमाम तबक़ात की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल माहिरीन की कमेटियाँ तश्कील देने और उनकी सिफारिशात की बुनियाद पर मुस्तक़बिल की हिकमत अमली को ख़त्ती शक्ल देने का फ़ैसला किया गया। तेलंगाना जागृति के सीनियर कायदीन के मुताबिक 32 कमेटियों की तश्कील अमल में ला गई, जिसमें तेलंगाना रियासत की एक दहाई एक जामा मुतालिया पर एक कमेटी भी शामिल है। रियासती और कौमी सतह पर सियासी जमातों के आइन के मुताले और तेलंगाना जागृति के लिए एक मजबूत जमहूरी आइन का मसूदा तैयार करने के लिए कानूनी माहिरीन पर मुश्तमल एक अलहदा कमेटी भी तश्कील दी गई। माहिरीन की कमेटियाँ तालीम, सेहत, रोज़गार, सिराज, समाजी इंसाफ, मजदूरों की फलाह बहबूद, ख़वातीन व नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, बहबूद अक़लियत, खलीजी ममालिक में मुक़ीम तेलंगाना के मजदूरों, आबाशी मुआवजाना का तज़िया, तलबा और रेवेन्यू इस्लाहात बशमूल अहम शोबों में तश्कील दी गई। हर कमेटी 3 से 4 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें तालीमी याफ्ता खातून लीडर्स की नुमाइंदगी लाजमी रहेगी। ये कमेटियां आइंदा 10 यौम के दौरान रियासत भर का जायजा लेगी और 17 जनवरी को तेलंगाना जागृति के कारगुजार सदर एलरूप सिंह के ज़ेर क़ियादत स्ट्रिंग कमेटी को अपनी रिपोर्ट्स पेश करेगी। इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर रियासती तौसी आमिला कमेटी तंजीम के मुस्तक़बिल के सियासी और तंजीमी रोड मैप पर हतमी फैसला करेगी। हैदराबाद में कमिश्नर पुलिस वीसी सजना की क़ियादत में चाइना मांझे के खिलाफ मुहिम, मांझा फरोख्त करने और इसको खरीद कर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। चाइनीज मांझा इस वक्त बाजार का सबसे संगीन व खतरनाक मसला बन चुका है। इस चाइनीज मांझे पर 10 साल कबल पाबंदी आयद कर दी गई थी और तेलंगाना रियासत में भी गुज़िश्ता 10 साल से इस पर पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद भी चाइनीज मांझे की फरोख्त बंद होती नजर नहीं आती, क्योंकि इस मांझे की मार्केट में बहुत ज्यादा तलब है। हर पतंगबाजी का शौक रखने वाला चाइनीज मांझे के साथ ही पतंग उड़ाने का ख्वाहिशमंद रहता है, लेकिन पतंगबाजों का ये शौक दूसरों के लिए जानलेवा हद तक खतरनाक साबित हो रहा है। इससे परिंदे तो जख्मी होते हैं और मरते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये मांझा इंसानी जिंदगी के लिए भी हौलनाक खतरा बना हुआ है। हाल ही में हैदराबाद पुलिस ने बाइक चलाने वालों में सेफ्टी राड्स की तकसीम अमल में लाई, क्योंकि कुछ हादसात ऐसे हुए हैं जिसमें चाइनीज मांझे की जद में आकर कुछ बाइक राइडर्स के गले कट गए थे। हैदराबाद पुलिस ने इसके खिलाफ बाज़ाब्ता जबरदस्त मुहिम शुरू कर दी। पुलिस की हिदायत है कि बाइक राइडर्स सेफ्टी राड्स जरूर लगवा ले और साथ ही पेट्रोल की टांकी या फिर सामने के हिस्से में छोटे बच्चों को कतई ना बिठाएं, क्योंकि नामालूम कब कहां चाइनीज मांझा जानलेवा न बन जाए। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस वीसी संजनार ने इस मामले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि ये इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, लिहाजा चाइनीज मांझा बेचने और साथ ही खरीद कर इस्तेमाल करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस खुसूसी मुहिम चलाए हुए है और अब तक 103 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 100 से ज्यादा अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और 1 करोड़ 20 लाख रुपए के लगभग चाइनीज मांझा जब्त किया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी संजनार ने सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि चाइनीज मांझा पर पाबंदी आयद है और अगर कोई गैर कानूनी तौर पर मांझा फरोख्त करता है तो इसको 5 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जा सकता है। एनवायरनमेंट को, बर्ड्स को और आम आदमी को भी बहुत लॉस हो रहे, इसलिए हम लोग इस बार स्पेशल टीम्स और स्पेशल ड्राइव कर रहे। हमारा लोकल लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर्स और हमारा टास्क फोर्स ऑफिसर्स मिलके अब तक 103 केसेस और ऑलमोस्ट 100 लोगों को अरेस्ट किया और 1.24 करोड़ का वर्थ ऑफ बॉबिन्स को हम लोग सीज़ किया। मैं हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से अब सब पब्लिक को और स्पेशली यूथ को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग चाइनीज़ मांझा को नो बोलिए, से नो टू चाइनीज़ मांझा
और हम लोग ये सब लोग मिलकर, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल हो गए तेलंगाना गवर्नमेंट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इसको बैन किया, बट फिर भी आज तक भी बेच रहे लोग। सो मैं जो लोग बेच रहे हैं, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग ऐसी मत करिए, आपके ऊपर भी बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा, क्योंकि ये केस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट आपको 5 साल का पनिशमेंट मिल सकता है और 1 लाख रुपए का फाइन भी हो सकता है। इसलिए सब लोग मिलकर ये चाइनीज मांझा को बैन करेंगे। जिला वरंगल में वाक़ तारीखी दरगाह हजरत सैयदना माशूक रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के 470वें सन्नल व उर्स मुबारक के इनेकाद का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। जिला वरंगल में वाक़ तारीखी व रूहानी मरकज़ दरगाह हजरत सैयदना माशूक रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के 470वें सन्नल व उर्स मुबारक का इनेकाद का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। दरगाह के सज्जादा नशीन हजरत सैयद शाह हैदर हिलाल उद्दीन क़ादरी जिलानी अल-माशूक़ अल-मारूफ नवीद बाबा ने वरंगल के उर्स जागीर करीमाबाद में वाक़ दरगाह के अहाते में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 470वां सन्नल व उर्स शरीफ 11 जनवरी से 13 जनवरी तक मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि 11 जनवरी को सन्नल मुबारक, 12 जनवरी को उर्स शरीफ, जबकि 13 जनवरी को फातिहा ख्वानी और दफ पर नात ख्वानी के बाद इन रूहानी तकरीबात का अख्तिताम अमल में आएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हज़रत सैयद शाह अली क़ादरी जिलानी अल-माशूक़ी अल-मारूफ, उबैदु बाबा, मशहूर तेलुगु मुक़र्रर मोहम्मद हमीदुद्दीन सैलानी शाह, मारूफ सैलानी, सैयद मखदूम मोहिउद्दीन, ग़ुलाम सरवर मुन्ना भाई, मोहम्मद अब्दुल जब्बार, मोहम्मद सुबहानुद्दीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सन्नल व उर्स शरीफ के तक़रीबाती पोस्टर की रस्म इजरा भी अमल में लाई। सज्जादा नशीन नवीद बाबा ने कहा कि दरगाह हज़रत सैयदना माशूक रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के सन्नल व उर्स शरीफ में मुल्क भर से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं, जो इस दरगाह की गंगा जमनी तहजीब और सूफियाना पैगाम की जिंदा मिसाल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि उर्स के दौरान आने वाले ज़ायरीन को किसी भी किस्म की परेशानी या दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और सैयद मखदूम मोहिउद्दीन साहब तेलुगु में मुखातिब फरमाएंगे। 21 रजब बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा ठीक 9 बजे होगी और बाद नमाज इशा के जलसा अजमत औलिया व अजमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरिया जदीद में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और जिसमें मुक़र्रिरीन ने खिताब फरमाएंगे। और 22 रजब को गरिया जदीद में लंगर आम व खास रहेगा और बाद नमाज इशा दब पे हमादी ब्रदर्स हमद व नात सनानी की सदर हासिल करेंगे और 23 रजब को बाद नमाज फजर ख़त्म कुरान से इख्तिताम अमल में आएगा। इख्तिताम से खबरें नजर आते हेडलाइंस पर। एड़पल्ली मंडल के गर्ल्स गवर्नमेंट अकामती कॉलेज में तालिबात का एहतजाज, खातून टीचर के खिलाफ शिकायत जिस पर फौरी रुखसती। बालकुंडा कांग्रेस इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने जीएसटी केस और अदालती फैसले पर मीडिया से की बात, सियासी साजिशों का इल्जाम। बोधन में कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ माह के तहत पुलिस की जानिब से ट्रैफिक आगाही रैली, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल पर जोर। बांसवाड़ा में 2 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बीटी रोड की तामीर का आगाज, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।